गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MMPC 001 यानी कि मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हम इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो जिनका रिपीटिशन देखा जाता है अक्सर हर साल, तो उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। सो इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स है। उसमें जैसे कि जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है। सो सबसे पहले हम जो हमारा ब्लॉक 1 है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ब्लॉक 1 में कितने यूनिट्स है? टोटल 3 यूनिट्स। तो सबसे पहला जो है वो है मैनेजमेंट, उसका ओवरव्यू देखेंगे हम एक बार। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एंड इट्स एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर रोल ऑफ मैनेजर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब टोटल क्या है कि मैनेजमेंट का बारे में बताया हुआ है कि मैनेजमेंट्स के इंट्रोडक्शन ही समझो एक बार आप। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा MMPC का जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ रहे हैं हर साल उसके बारे में बात करेंगे। तो जो मैनेजमेंट्स का ओवरव्यू है वो डिफाइन मैनेजमेंट्स एंड डिस्क्राइब इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हमें जो मैनेजमेंट है उसका नेचर पता करना है, आइडेंटिफाई करना है उसको। फिर एक जो मैनेजमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है और उसको समझना है। फिर उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में बताना है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के बारे में बातें की गई है। फिर एनालाइज द फंक्शन एंड मैनेजमेंट, अप्रिशिएट द चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो जैसे कि आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज दैट ऑल ऑफ अस इंगेज इन इज मैनेजिंग। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है वो सब किस में इंगेज होती है? वो सब मैनेजिंग में इंगेज होती है। एवर सिंस ह्यूमन लाइफ स्टार्टेड आइदर टू organize for food or shelter, the elements of management were spiritually seen in all these activities. History also confirm the application of management technique which are visible even today. जैसे कि आपको पता है कि आदमी किसी न किसी तरीके से वो हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर उसकी पॉकेट मनी 1000 रुपीज़ है तो वो 1000 के अंदर ही सारे कामों को मैनेज करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसकी मतलब जो कैंटीन की चार्जेज़ है, जो उसको मतलब कि कोई मेले में जाना है या जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ है वो पूरे महीने में एक चार्ट बनाता है। उसमें फिर वो लिखता है कि उसकी कैंटीन का बिल कितना रहेगा, और वो सब चीज़ों को उस मतलब फैक्टर के अंदर लाने की कोशिश करेगा ताकि वो सब चीज़ों को मैनेज कर पाए। तो जैसे कि द इजिप्टियन जो इजिप्ट के पिरामिड्स है बिल्ट कंट्रीज एगो आर एविडेंस ऑफ एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ऑफ स्कोर्स of workers in those times, thus making us believe that a number of management functions were in use long ago। जैसे कि आपको पता है कि जो मैनेजमेंट है ये आज से ही यूज़ नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। जैसे कि आपने इजिप्ट के जो पिरामिड्स है उसमें देखा होगा कि उनके वर्कर्स ने किस तरह से मतलब उस चीज़ को बनाया है, और ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ऐसी नहीं है कि मैनेजमेंट आज ही आ गया। तो सिमिलरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आल्सो डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ हायर लेवल ऑफ जो सोफिस्टिकेशन है उसके बारे में बताता है। कंसिडरिंग द टाइम इट वाज बिल्ट further, these instances also show the management has been an inherent part in human survival and organized activities as well, or as societies grew individual could not achieve their goal individually and hence their efforts as a group had कोऑर्डिनेटेड थ्रू द मैनेजमेंट फंक्शन। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता अगर आदमी एफर्ट नहीं लगाएगा। एफर्ट लगाने के लिए भी आदमी को प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करने के लिए वो पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मतलब ये सभी क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस है। जैसे कि आपको पता है अगर आदमी को ग्रो भी करना है तो भी उसको एक अगर टाइम चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर खुद को उस टाइम चार्ट के अंदर लेकर आना पड़ेगा, फिर उस टाइम चार्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेगी उसको एज़ पर टाइम करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें मतलब उसको कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट के अंदर ला के खड़ा कर देती है कि आप बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रो करना है तो जो मैनेजमेंट है वो एक रोल प्ले करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको पता है द ग्रुप इंक्रीज इन नंबर दस मेकिंग द रोल ऑफ मैनेजर्स क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन द कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट की बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन। कंपटीशन इज़ अ की
ड्राइवर फॉर इंडिविजुअल। जैसे कि आपको पता है कि आज किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो स्किल का हो, कहीं भी आप चले जाइए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक बंदे के पास ज़्यादा स्किल है और एक के पास कम स्किल है, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अच्छे स्किल वाले बंदे को प्रेफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे दी हुई है। कस्टमर है, अच्छा बोलेगा तो उसकी सारी मीनिंग बिक जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि आपको पता है, इट इज़ नॉट एन एग्जैगरेशन टू स्टेट दैट एवरीवन इज़ ए मैनेजर इन सम मेजर और द अदर इन आवर डेली लाइफ्स। तो आपको पता है कि आदमी जो रहता है वो एक मैनेजर का रोल प्ले करता है, अपने घर में भी मैनेजर का रोल प्ले करता है, जैसे कि चीज़ों को मैनिपुलेट्स करना, ठीक है। और उसमें जैसे कि आदमी अपने बच्चों को मैनेज करता है कि भाई मतलब आपको ये करना है, वो मतलब अगर वो बच्चों को किसी चीज़ को ना करने की भी अगर सजेस्ट कर रहा है, किसी चीज़ को करने के लिए सजेस्ट कर रहा है, तो वो भी एक तरह से एक देखा जाए तो मैंस को वो मैनेज कर रहा है। तो उसी तरह से वो जो घर के खर्चे हैं, जैसे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हो गए, हमारे मंथली एक्सपेंडिचर हो गए, जैसे मैं कहूँगा कि हमारी गाड़ियों का जो है गाड़ियों की जो एक्सपेंडिचर है, हमारे घर के रेंट का एक्सपेंडिचर है, वो सब चीज़ों को मतलब ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जो होने ही होने हैं, मतलब बेसिक है। और फिर उसके अलावा ऐसे एक्सपेंडिचर जो अगर ना भी करे तो भी चल जाए, अगर सैलरी कम आई है तो उस एक्सपेंडिचर को हटा सके। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आदमी को मतलब डे बाई डे एक मैनेजर का रोल प्ले करवाती है घर के अंदर। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द फोकस ऑन द प्रोसेस गेन्ड इम्पोर्टेंस एज द मीनिंग एंड डेफिनेशन इवोल्व द, जो मैंने बताया, एज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे इन स्पाइट ऑफ वेरियस डेफिनेशंस। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एक डिबेट है वो कंटिन्यूड फॉर क्यूट लॉन्ग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आवर स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यूज दैट मैनेजमेंट इज ए साइंस which the other schools of thought disagrees and view as an art. Science represent a systematic body of knowledge with a underlying principles that have universal application. Scientific procedure depends on reliabilities and validity based on experimental and generalization. One of the principle of science also is to explain the cause and effect phenomenon with disciplined imagination. Applying these principle, management over the year has developed certain principle, laws, theories and generalizations which could be applied universally in a variety of organization. फिर जो लूथर गुलिक्स argues that management has a body of knowledge with underlying principle and is in the process of being called a science। तो इसमें जो भी बात की गई है वो साइंस को लेकर कही गई है कि जो साइंस है वो मतलब उसमें जो स्कूल्स है और अदर स्कूल्स है वो थॉट करते डिसएग्री करते हैं, वो कैसे देखते हैं उसको, एक आर्ट की तरह देखते हैं। बट साइंस रिप्रेजेंट, जो आपने देखा होगा कि साइंस किस पे वो करती है कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर। साइंस है वो टोटली एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसी तरह से जो मतलब इसके बारे में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैनेजमेंट इज करेक्टराइज बाय फ्यू एलिमेंट्स। तो मैनेजमेंट के आपसे ऐसे पूछ सकता है कि द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी काम जो रहता है वो ग्रुप के अंदर ही किया जाता है। तो कोई भी बड़ी चीज़ें होती है, कंपनी को अगर कंपनी रन करना है, अगर स्कूल रन करना है, अगर आपको मतलब एक कोई भी ऐसे सिस्टम को अगर रन करना है जिसके लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है ही है, मतलब आप बिना मैनेजमेंट के कोई भी सिस्टम को रन नहीं कर सकते जहाँ पे ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप में आपने देखा होगा कि अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, उन सभी की सोच को मतलब कि उन सभी की सोच से ऊपर एक आदमी की सोच यानी कि मैनेजर की सोच उनको एक सिस्टम में लाके खड़ा कर देती है। और फिर वो जब सारे लोग मिलकर के फिर उस कंपनी के प्रति अपना कार्य करते हैं, मतलब टुवर्ड्स द कंपनी वो सोचते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि मैनेजमेंट जैसे ग्रुप एक्टिविटीज बताइए, सिंस द ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट द सोशल डायमेंशन वर इंडिविजुअल interact with each other in getting things done. Individual efforts alone doesn't guarantee results. Moreover, management cannot be
done in isolation and hence includes group activities. Management is thus seen as integrating individual effort through organized group activities, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इज इन इट्स एप्लीकेशन। मैनेजमेंट अप्लाइज टू गवर्नमेंट, बिजनेस, एंटरप्राइजेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री, मेडिकल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेशन है इसके। तो जैसे कि अगर आपको एक स्कूल भी रन करना है तो भी आपको क्या चाहिए, एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उसको रन कर सके। फिर मेडिकल हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या मिलिट्री हो या बिजनेस हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, मैनेजमेंट इज इन कंटिन्यूस एक्टिविटी। तो जो मैनेजमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक इन नेचर एंड हेंस इज कंटिन्यूस, ये चलता रहता है, डायनामिक है। द एवर चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी टू मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, तो जो मैनेजमेंट होता है वो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है। So the process of management integrated the human and other resources in the achievement of objective of the organization. In the process, the individual goals and organization goals get aligned for effective function of the organization. जब हमारे इसको ऐसा समझिए कि जैसे कि अगर हम एक स्कूल को लीजिए, आप स्कूल को लीजिए या कंपनी को लीजिए आप, बेसिकली हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो ये टोटली जो सबसे ज़्यादा काम करता है ये कंपनी सेक्टर में ज़्यादा काम करता है। बाकी जगह पे तो आपको अपने हित दिखाई देते हैं, बट कंपनी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं किसके लिए, टुवर्ड्स कंपनी। तो कंपनी के अंदर जब इंडिविजुअल अगर अपना गोल समझे कि मान लो कंपनी का गोल है कि हमें 500 कार है वो सेल करनी है इस मंथ में, इस मंथ में हमें जो 500 कार का प्रोडक्शन करना है, तो वो प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब जो उसके जो कर्मचारी है, जब उसके वर्कर्स है, वो सब मतलब कि कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। यानी कि जब वो दो सारे इंडिविजुअल के गोल्स और कंपनी का गोल्स, जब इंडिविजुअल समझेंगे जो कंपनी का गोल्स है वही हमारा गोल्स है, तो वो जो टारगेट है उनका वो 500 हिट करेगा और उससे ज़्यादा भी कर सकता है, जैसे कि आप जानती हैं। तो ये मतलब एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी का गोल 500 का है और वर्कर्स जो गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो 100 का है, तो मतलब ये कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो ये क्या है कि इंटीग्रेटेड एफर्ट है, जब इंडिविजुअल का गोल और यानी कि कंपनी का गोल के साथ अलाइंड होगा तब ये हमारे अचीव कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एज वेल एज डिफाइंड प्रोसेस, तो सो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड यूनिक बिकॉज ऑफ वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिक है, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और क्लियर कट है कि इसमें करना क्या है, वो सब चीज़ें इसमें मतलब कि पहले से बताइए, वेल डिफाइंड प्रोसेस है जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ड्राइव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे कि आपको पता है जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल बता दिया है कि हमारा प्रोडक्शन इतनी गाड़ियों का अब की बार रहेगा, तो ये एक सिस्टमेटिकली ड्राइवन होता रहेगा कि एक बंदा लाइन पे है, एक बंदा क्वालिटी पे है, और ऐसे करके मतलब पूरी चैन बनी हुई है। एक बार मतलब जैसे फर्स्ट कार जो है वो मैन्युफैक्चर होके आई, उसमें व्हील का काम एक वर्कर का रहेगा, फिर वो आगे कार जाएगी, फिर उसके बाद उसमें बोनट सेट करेगा, फिर उसके बाद उसकी इंजन की क्वालिटी चेक होगी। ऐसे कर करके मतलब पूरी कार एक चैन सिस्टम में पूरी तरह से घूमेगी, और जो फाइनल प्रोडक्ट फाइनल ओके जब मतलब उस चैन से नीचे जाएगी तो उसमें एक क्वालिटी का टैग लगेगा जिसके लिए एक दूसरा बंदा रहेगा। अगर यहाँ से कोई भी बंदा अपने काम को छोड़कर मिसप्लेस हो जाता है तो वो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसका वो जीरो हो जाएगा, मतलब वो अच्छा नहीं रहेगा, जिससे कि कार के अंदर कोई भी खराबी या कोई भी डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है, इसमें आप मिसप्लेस नहीं हो सकते। सो इसका जो अगर आप देखोगे कि अगर ये चेन सिस्टम सही तरीके से चलता रहा, ए ने अपना काम किया, बी ने अपना काम किया, सी ने अपना काम किया, डी ने अपना काम किया, और फाइनल ई तक जब कार रिजल्ट के पास पहुंची तो जो हमने देखा कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड थी, मतलब वो रिजल्ट उसका पूरा आया। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव ड्राइवन रिजल्ट, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैनेजमेंट एज ए सेट ऑफ रोल्स एंड स्किल्स की बात करता है। तो जो जैसे कि आपने देखा है कि किसको रेफर करता है, तो इंडिविजुअल और ग्रुप इंडिविजुअल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैनेजरियल फंक्शन, द इंडिविजुअल आर डेजिग्नेटेड एज मैनेजर एंड द ग्रुप एज मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि मैनेजर्स लोग रहते हैं वो मैनिपुलेट्स करते हैं, जो आदमी
जो वर्कर्स रहते हैं उनके ऊपर मैनेजर लोग रहते हैं। मैनेजर उनको टास्क देते हैं कि भाई आप ए है तो आपका ये टास्क है, बी का टास्क, सी का टास्क, डी का टास्क, ई का टास्क, ऐसे करके मतलब सबको टास्क दे दिए। तो जब वो टास्क अपना मतलब इफेक्टिवली जो है इफेक्टिवली प्रोसेस से कर रहे हैं, इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, तो ई के पास एक रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब प्रोडक्ट जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो करवाने वाला है वो कौन है? मैनेजर है। और ये पूरा जो सिस्टम है रन कर रहा है मैनेजर एंड उसके वर्कर्स, और जो कंपनी के जितने भी मतलब सिस्टम है वो सब कौन मैनेज करता है? वो मैनेजर मैन करता है। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। फिर मैनेजमेंट एज ए फंक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फंक्शन दैट द मैनेजर परफॉर्म। मतलब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक फंक्शन है, जैसे कि एक फंक्शन है जिसको रन करने वाला कौन है? मैनेजर है। मैनेजर एक फंक्शन को रन कर रहा है जिससे जो हमारी एक्टिविटी है कंट्रोल हो रही है, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो रिजल्ट दे रही है। ये सब किसका काम है? मैनेजमेंट का काम। अगर कोई ओनर होगा तो ओनर किससे बात करेगा? वो मैनेजर से बात करेगा। तो दे आर प्लानिंग, कि वो प्लानिंग कैसे करता है, वो कितनी शिफ्टों में मतलब लोगों को बांटता है। अगर 500 वर्कर्स है और हमारे पास जो काम करने के लिए 80 साइट है, तो लेकिन उन 500 वर्कर्स से उसको काम करवाना है, तो वो फिर क्या है, उसमें शिफ्ट सिस्टम कर देगा, तो उसकी प्लानिंग रहेगी। फिर ऑर्गेनाइजिंग, वो पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेगा। जैसे कि भाई 4 वर्कर है ए ग्रुप के जो ये काम कर रहे हैं, फिर बी ग्रुप के पास ये जा रही है, फिर सी ग्रुप, फिर स्टाफिंग करेगा, स्टाफ के बारे में, फिर डायरेक्ट करेगा सभी को कि कैसे काम करना है, कैसे किस तरह वे में सभी को मतलब कि क्या है रिग विग, वो सब अपने हिसाब से सबको डायरेक्ट करेगा जो उनको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट करेगा एंड कंट्रोलिंग एंड बजटिंग। फिर उसके बजट को बताएगा कि इतना बजट है, इतनी अगर प्रोडक्शन चाहिए तो इतना बजट हमें चाहिएगा, इतने आदमी चाहिए, इतना मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम ये रहेगा, सब प्रोजेक्ट करेगा वो। तो मैनेजमेंट मतलब टोटली फंक्शन है। उसके बाद जो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन रेफर बॉडी नॉलेज विद यूनिक पेडागोजिकल tools as taught in various educational institutes to impart the basic concept and principle relating to the practice of management. Its importance is demonstrated by the glut on the growth of B school across the globe and in India, and the way it enjoys as a prominent place in popular परसेप्शंस। तो इसके बारे में यही बताएगा कि जो है ये पेडागोजिकल है, जैसे कि आपको पता ही है इसके बारे में पढ़ाया जाता है और इंस्टीट्यूट के अंदर उसमें पढ़ करके वो सब चीज़ों को लागू करते हैं। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और हाँ, एक चीज़ मैनेजमेंट क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही मिलेगा आपको, एक ही तरीके का। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर यूज्ड इन इंटरचेंजेबली, मतलब जो ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है आर यूज इंटरचेंजेबल है। तो इन मोस्ट discourages although they differ significantly in meaning and focus. Administration and management are represented by two groups, one led by British school of thought and other led by American researcher. तो जैसे कि आपने देखा है कि जो एडमिशन मैनेजमेंट है वो दो ग्रुप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला ग्रुप कौन सा है? ब्रिटिश ग्रुप है। दूसरा ग्रुप कौन सा है? अमेरिकन का ग्रुप है। तो द ब्रिटिश स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट मैनेजमेंट इज विच wider compared to administration are usually related to the top management. They contend that administration relates to carrying out the activities at the operational level. Scholars like Orvetid, William Springell, supporting the American school, advocate that administration is the thinking function and management is the implementing फंक्शन। तो जो इन्होंने बताया है कि जो अमेरिकन स्कूल है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है उसको एक एडवोकेट की तरह से कहा है कि जो सोचते हैं, जो फंक्शन के बारे में सोचते हैं, और जो मैनेजमेंट है वो उस पर इम्प्लीमेंट करता है। मतलब एक तो क्या कर रहा है, एक के पास थॉट है, थिंकिंग मतलब थिंक कर रहा है फंक्शन के बारे में, और एक फंक्शन में क्या कर रहा है, इम्प्लीमेशन कर रहा है। तो जो इम्प्लीमेशन कर रहा है वो मैनेजमेंट है, और जो सोच रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे समझ सकते हो आप, एक प्रिंसिपल है, उसको अपने स्कूल का रिजल्ट या अच्छा चाहिए, तो वो क्या है उस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि कैसे किया जाए। और जो टीचर्स होते हैं वो उस चीज़ को मतलब अप्लाई करते हैं कि कैसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा लाया जाए। वो प्रैक्टिकल्स वे में या फिर जैसे जैसे करके वो अपना मतलब तरीके चेंज करके वो सब चीज़ करते हैं। तो द ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यू मैनेजमेंट इज सुपीरियर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ब्रिटिश स्कूल है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सुपीरियर है
किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। द फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम्स while the management's focus in the long while the management focus is on the long term objectives. They maintain that management involves itself in the rule informing while administration engage itself with the situation on hand. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में सिचुएशंस होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है वो कौन करता है? मैनेजमेंट्स करता है। जैसे कि हमने आपको बताया जो एडवोकेट्स होता है वो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहता है वो सिचुएशन के बारे में थिंक करता है, एंड जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट क्या करता है? वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इज एन ऑर्गेनाइजेशनल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, स्केल, स्कोप एंड सेक्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट सभी सेक्टर में, जितने भी सेक्टर्स हैं, मेडिकल सेक्टर्स हैं, मिलिट्री सेक्टर्स हैं, और आपके स्कूल सेक्टर्स है, फिर कंपनी सेक्टर्स है, फिर बैंकिंग सेक्टर्स है, सभी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज ऑफ जो उसका साइज़ है। जैसे कि एक सेक्टर है जिसके अंदर टोटल वर्कर्स 10 हैं, एक सेक्टर है जिसके अंदर टोटल वर्कर 10,000 है, तो उसके पास जो सिचुएशंस रहेगी वो अलग अलग रहेगी। फिर उसका स्केल, जैसे हमने बताया आपको, फिर स्कोप की बात करते हैं, फिर सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर जैसे बता दिया मैंने कि हर सेक्टर के अंदर हर मैनेजर का अलग रोल रहता है कि वो, बट जो उनका जो फंक्शन रहता है वो सेम टाइप काम करता है। फिर उसके बाद करते हैं, इट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टिमुलेटेड इट्स एक्टिविटी सो दैट द डिजायर्ड रिजल्ट कुड बी अचीव्ड। अगर वो, जैसे कि आपको पता है कि अगर वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, सभी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो भी है उनकी डिजायर्ड है, जैसे कि उनकी जो इच्छा है, चाहत है, वो सब चीज़ अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो वो अपने जो अचीवमेंट है या उनका जो गोल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उसको अचीव कर लेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जैसे कि आपको पता है कि क्यों ये इफेक्टिव रिजल्ट आता है, तो उसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है वो लीड्स टू ऑप्टिमिज्म यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है और वो लीड करता है। फैक्टर्स लाइक मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीन्स कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड ओनली थ्रू मैनेजमेंट। जैसे कि मैनेजमेंट है, अगर उसको उसके पास मैन भी रहते हैं, मटेरियल भी रहता है, और मनी भी रहता है, और मशीन भी रहता है, उनको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है वो एक मैनेजर को अच्छी तरह से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन थ्रो टीम एंड ग्रुप। तो जैसे कि आपको पता है कि मैनेजर प्रोवाइड द लीडरशिप एंड डायरेक्ट द मेंबर्स ऑफ टीम टुवर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दस मैनेजमेंट फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय लीडिंग दैम टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके लिए उन्हें गोल, जो उनका गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए उन्हें अपने पास जो मैन मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, वो सब चीज़ उसमें वो सब सेट करके रखता है, और उस चीज़ को वो स्ट्रीम लाइन से मूव करता है। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स कैसे करते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ए प्रॉपर अलोकेशन ऑफ टास्क। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो एक प्रॉपर टास्क देगा टू द मेंबर को, और मॉनिटरिंग इम्प्लीमेशन इफेक्टिवली। सो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो एलोकेशन ऑफ टास्क करेगा, देन वो मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेशन इफेक्टिवली। दिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू हैव cordial interpersonal employee relation and sound industrial relation in the organization. Organization are influenced by number of internal and external challenges in the organization environment. The planned activities might get displaced in the event of uncertainty and suddenness of the change. फिर उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट एज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेसफुल मैनेजर weight practice which leads to improvement of individual and organizational standards, thus facilitating the creation of the best practice in the organization, जैसे कि आपको पता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको टोटली बता ही दिए हैं। तो सबसे पहले क्या था, प्लानिंग था, फिर ऑर्गेनाइजिंग था, फिर कंट्रोलिंग था, और फिर डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। ये अब मैंने आपको बता दिया है। तो जो ये वाला है वो हार्लोड, नूस एंड ओ डोनल का स्ट्रक्चर है, सोर्स है, फिगर है। उसके बाद में बात करते हैं कि डिफरेंट थिंकर्स एंड दे प्लान द फंक्शंस इन डिफरेंट वेज। लूथर गिलिक डिस्कस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थ्रू द एक्रोनिम POSDCORB। तो जो P है, P रिलेट टू प्लानिंग, O रिलेट टू ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, CO कोऑर्डिनेटिंग,
आर रिपोर्टिंग और बी बजटिंग। बजटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्लानिंग के बारे में बताया हुआ, फिर प्लानिंग क्या है, फिर प्लानिंग कैसे करनी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया। स्टाफिंग कैसे करना है, कंट्रोलिंग बजट एंड ऑल थिंग्स आर देयर। देन वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के सामने चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स इफेक्टिव मैनेजमेंट बट देयर आर सेवरल challenges which management has to encounter for effectiveness. Some of the challenges are, तो सबसे पहले जो हमारे पास challenges रहते हैं वो ग्लोबलाइजेशन का रहता है। नंबर ऑफ इकोनॉमीज हैव embraced liberalization, globalization, privatization, which are suppose that the economies be a signatory and follow the guidelines in term of trade laid down by the global agencies and follow the guidelines in term of trade laid down by the global agencies like World Trade Organization, International Labour Organization, and also similar agencies which the economies form at the regional level like European Unions, South Asia Association for Regional Cooperation, etc. It is describe the interdependence of economy. जैसे कि आप जानते हो कि सभी देशों की जो इकोनॉमीज रहती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, एक दूसरे को सामान मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, या जो भी है, मतलब जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है वो सब दूसरे ऊपर डिपेंड्स रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला हमारा ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी। तो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन क्यूट सिग्निफिकेंट ऑन टेक्नोलॉजीज एंड द टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड every sector. It's both complicate things and create new opportunities. The speed with which technological changes take place affect the communication pattern. Information, content, and knowledge that gets generated, stored, and can be retrieved for organizational use. The world is the witness to the significant changes that has taken place in the technology front, which with the hardware and software in relation of computer or other consumable like keyboard, monitor, mouse, CPU, and other parts. Even in the term of music, we have come a long way from a tape recorder to an audio cassettes to a CD to a stage where currently music is embedded in the mobile phone itself. We also hear that the Google search can be done in more than 100 languages. Technologies, manufacturing goods and service is an important business because it serves as a marketplace, as a mean of manufacturing goods and service, as a communication medium, a distributing channel, information service, etc. Technology provide access to a wide range of information, thus making the decision making function of the manager efficient and effective. जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं कि टाइम के साथ सभी चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइम के साथ अगर चीज़ें चेंज नहीं हुई तो मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आकर उसकी जगह को ले सकता है। गूगल आज क्यों मतलब इतना पॉपुलर है? गूगल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि गूगल के पास सर्च करने के लिए बहुत सी भाषा है, मतलब आप 100 भाषा से भी ज़्यादा उसमें सर्च कर सकते हो। सभी कंटेंट्स उसमें, मैक्सिमम कंटेंट्स उसमें हैं। फिर अब जो गूगल है वो पूरा डोमिनेंट बना हुआ है। फिर बात करते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी इन इंग्लिश मीन्स वैरायटी। तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल व्हेन देयर ए वैरायटी ऑफ डेमोग्राफिक, कल्चर एंड पर्सनल डिफरेंस अमोंग द पीपल हु वर्क देयर। जैसे कि आपको बताया है कि जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के अंदर काफ़ी है, और डाइवर्सिटी कहीं भी जाओ आप जाके, सोच की डाइवर्सिटी तो सब जगह पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी मेक्स गुड बिजनेस सेंस बाय हेल्पिंग कंपनीज अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड वर्क फोर्स। मतलब उनको जो क्या बोलते हैं, जो वर्क फोर्स होता है, जो टैलेंटेड वर्क फोर्स होता है, उनको रिटेन करके रखना चाहिए, उनको संजोए रखना चाहिए, ताकि उनका जो आउटकम है वो अच्छा आ सके, जो मतलब उनका प्रोडक्ट है वो अच्छे मिले। और डाइवर्स फ्रेंडली कंपनी अट्रैक्ट बेटर एंड मोर डाइवर्स जॉब एप्लीकेंट। इन शॉर्ट, डाइवर्सिटी इज नो लॉन्गर अबाउट काउंटिंग head. It is about making head count, said the vice president of diversity and inclusion at PepsiCo. While there are advantage of diversities के बारे में आपको पता ही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है वो इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विस। कंपनीज आर फोर्स टू इनोवेट टू ब्रिंग चेंज इन द गुड एंड सर्विस एंड स्टे इन कंपटीशन। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कंपटीशन है। अगर एक प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में और 20 तरह की उसमें फैसिलिटीज़ पाई जाती है, और दूसरी कंपनी वही प्रोडक्ट 8 रुपये में दे करके आपसे
50 तरह की फैसिलिटी आपको उसमें प्रोवाइड करे तो आप 8 रुपये में वो प्रोडक्ट खरीद के 50 तरह की फैसिलिटी उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जिससे कि जो 10 रुपये वाला प्रोडक्ट है वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है, या वो बना रहता है लेकिन लोग उसको खरीदते नहीं, परचेज नहीं करेंगे और वो सेल नहीं होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें क्या है कि कंपटीशन बने रहने के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। तो इनोवेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर न्यू गुड्स एंड सर्विस के बारे में। जैसे कि आप देखते हो कि अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है, ये सब मतलब इनोवेशन ही है। ये सब लोगों से आइडियाज़ लेते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट अगर वापस गया तो इसमें एक रिटर्न पॉलिसी होती है। रिटर्न पॉलिसी के अंदर जब प्रोडक्ट वापस आता तो उसमें सब उस जो लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं वो उसमें रिमार्क्स डालते हैं कि इसका ये है, कलर जो था वो जैसा कलर हमने मांगा है वैसा नहीं था, या इसका कपड़े का जो क्लॉथ है वो नहीं जो आपने भेजा है। तो इस तरह से वो अपने आप पे काम करते हैं और वो इनोवेशन को डेवलप करते हैं, और फिर देन वो उस प्रोडक्ट को एक अच्छा प्रोडक्ट लाके कंपनी में कंपटीशन में खड़ा कर देते हैं। फिर इसके बाद बात करें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन ए क्रिटिकल driver for innovation. Business have to offer product or service their client using innovative methods to डिलीवर द सेम एट ए लोअर प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा अगर आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है जो जियो कंपनी हमारी हुई है, उसने सभी जितनी भी टेलीकॉम्स कंपनी थी सभी को लो डाउन कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस विद नो बॉर्डर, दस अलाउइंग बिजनेस टू ऑपरेट एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनेजिंग बिजनेस रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एडरेंस टू बिजनेस एथिक्स ऑन ए प्रोफेशनल लेवल। गवर्नेंस जो है आपको पता ही है कि अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशन लेके आती है, अगर वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या स्ट्रिक्ट है तो जो कंपनी है उस देश में पैसे को मतलब इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि उनके जो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है वो इंडिया में पैसे लगाते इसमें कुछ भी नहीं मतलब डरती, वो पैसा लगाने के लिए रेडी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन वो काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर जो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी की फैसिलिटी है वो अच्छी है। यहाँ पर जो मैन एंड मटेरियल है वो भी सस्ता है, और उनको कंपनी लगाने के लिए जो इंडिया है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कम है। एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आपको कोल फैक्ट्री लगानी है यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर जो रूल्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि आप वहाँ पर प्रदूषण नहीं कर सकते, पोल्यूशन नहीं फैला सकते। एयर पोल्यूशन से आपको भारी नुकसान देना मतलब भारी मुआवजा देना पड़ सकता है, पेनल्टी लग सकती है आपसे, और WTO में आपके खिलाफ केस फाइल हो सकता है। तो कंपनीज जो है वो वहाँ पर अपना जो है कंपनी सेट नहीं करेगी, और जिससे कि उनको मतलब अगर मान लो कंपनी सेट भी कर दी, उनको परमिशन मिल भी गई थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन के साथ, तो वो अगर जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो वो प्रदूषण होगा, तो उससे उनको जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी जैसे कि आपको पता है कि क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करती रही है काफ़ी टाइम से। तो क्वालिटी रिफ्लेक्ट द एक्सलेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड ओवर द ईयर। इसके बारे में आप लिख ही सकते हैं। क्वालिटी कोस्ट के बारे में, जैसे कि कोस्ट क्या है, कंज्यूमर जो भी रहता है वो कोस्ट को कंपेयर करके देखता है, फिर कॉस्ट कंपेयर करने के बाद फिर वो क्वालिटी देखता है। ये सब चीज़ें क्या है कि आपस में जुड़ी हुई है। आप एक मोबाइल का एग्जांपल लीजिए, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट कि मेरा बजट कितना है। फिर बजट के अंदर मान लो आपने देखा कि मेरा बजट 10,000 रुपये का, तो 10,000 में आप जाके फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद 10,000 में आपके पास काफ़ी क्वालिटी और काफ़ी कंपनी के फ़ोन्स आपके सामने आएंगे। फिर आप कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, फिर उनमें से 4-5 कंपनियों को निकालेंगे। फिर उसके अंदर आप क्या चेक करेंगे, फैसिलिटीज़ चेक करेंगे। फिर इस तरह से मतलब आपकी चॉइस रहेगी, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब चीज़ के ऊपर फिर आप जो भी चीज़ है मतलब उसमें चेक करेंगे कौन सा। फिर उनमें फाइनली आप 2 मोबाइल लेंगे, 2 मोबाइलों में आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन सा अच्छा है। फिर आप फाइनली एक किसी जो भी मोबाइल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर बात करते हैं कि चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो 3 पार्ट ऑफ अबाउट चेंज, दैट इज़ एवरीवेयर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली presence and the pace of change, it experienced by everyone in the current context, consequently or unconsequently. People dislike change and resist change. In reality, however, change is inevitable, and the speed with which the pace of चेंज इज़ टेकिंग प्लेस इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चेंज मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं करोगे प्रोडक्ट में, अगर आप चेंज नहीं करोगे क्वालिटी में, तो अगर आप रेसिस्ट है तो आपके प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे
मार्केट से गायब भी हो जाएंगे। मतलब आपकी जो एक लिस्ट बनती है टॉप प्रोडक्ट्स की, तो उसमें से आप गायब भी हो जाओगे। फिर उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप मार्केट में टिके रहो। तो इसलिए चेंज मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आज के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे यूनिट 1 के, यानी कि मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन था, हमने आपको बता दिया है बेसिक कंटेक्स्ट, और हमने कोशिश की है कि सिंपल भाई में आपको समझाने की। थैंक यू।